my side. Thank you, Dr. Lavleena ma'am. That was an excellent talk. And I hope nobody has any questions after such a great talk. But still, if there are any queries, you can put in the WhatsApp group. And now I invite Dr. Meenakshi Ahuja. Am I audible? Yes. Hi, ma'am. Hi. Good to see you. So I invite Dr. Meenakshi Ahuja, who is director in obstetrics and gynecology at Fortis La Femme. And again, one of the most popular obstetrician here, favorite of everybody. And she's academic secretary, Delhi Gynae Forum as well. So over to you, ma'am. Dr. Meenakshi will be taking a talk on respectful maternity care. So it's very, very important. So just listen to what she says. And if there are any queries, we can discuss at the end. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Dr. Sunita. I hope I'm audible for such an interesting topic that I have been giving Yes, today. you are. Okay. So because I think that all of us are learning a lot about clinical judgment. एंड जैसे कि अभी डॉक्टर लवलीना ने भी समझाया कि कैसे आपको एग्जामिन करना है पेशेंट को, क्या क्या देखना है, ये चीजें सब बहुत जरूरी है. मगर मुश्किल ये है कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग जो है उसमें जब हमें स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में सिखाया जाता है, तो क्योंकि इतना रश होता है या वैसे भी क्योंकि हमारा करिकुलम इतना ज्यादा होता है, ये रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर के बारे में नहीं बताया जाता है. बट टू बी अ गुड clinician, to be good doctor, to be good nurse, to have a good center, it is very important कि हम अपने patients की respect करें और उनके supportive care का भी ध्यान रखें. More importantly, हमें ये देखना है कि ये हमारी duty और responsibility ही नहीं, and it is not only that it is something कि we are doing because we want to be good clinicians or good doctors or good nurses or have a good center, but also because ये हमारे patient का हक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर पेशेंट को मिलना उसका हक समझा हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रियंका, नेक्स्ट स्लाइड. नहीं, हाँ. सो इसका रिस्पेक्टफुल केयर से हमारा मतलब क्या होता है कि जब हमारा पेशेंट आता है लेबर में, तो एक तो हमने उसको एनकरेज करना है और सीखना है कि उसके साथ जो साथ में एक बर्थिंग कंपेनियन है वो अलाउड होना चाहिए. लेबर बहुत ही डरावना और स्कैरी थिंग होता है, स्पेशली फॉर समवन हु इज गोइंग थ्रू इट अ फर्स्ट टाइम. तो हमें देखना है कि एक टाइम होता था जब हम पेशेंट के रिश्तेदारों को बोलते हैं आप बाहर जाइए, यहाँ आपने अंदर नहीं घुसना और ये सब, मगर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि देखा गया है साइंटिफिकली ऑल्सो कि अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं. ऑल्सो हमारा ये पर्सन जो होता है, जो बर्थिंग कंपेनियन होता है, वो ना ही सिर्फ पेशेंट को हेल्प करता है, ये हमारा भी सपोर्ट सिस्टम होता है. तो हमें पेशेंट को कहना है कि आपके साथ कोई आना चाहता है तो वो आ सकते हैं. कौन आ सकता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. Then we have to treat the pregnant woman and her companion cordially and respectfully. We have to see privacy and confidentiality ensured है जब पेशेंट हमारे साथ रह रहा है. ये नहीं कि लेबर रूम में आप आए हो, अपने गाउन पहनना है, वहीं पर अरे तो कोने पे अपने कपड़े उतारो, गाउन पहनो, ऐसे नहीं. जहां उसकी प्राइवेसी और उसकी बॉडी को हम रिस्पेक्ट करते हैं वो बहुत ही जरूरी है. जैसे डॉक्टर लवलीना ने बोला कि अगर पीवी करने लगे हो तो ये नहीं कि उसको बोला साड़ी ऊपर करो और आप एग्जामिन करने लगो, पहले स्क्रीन ड्रॉ कीजिएगा, पेशेंट को समझाइए आप क्या करने वाले हो, गिविंग इट रिस्पेक्ट. एंड आई पर्सनली फील इस चीज को बहुत सिंपल है समझना कि कैसे करना है. आप अपने आप को अपनी पेशेंट की जगह में डालिए. जैसे आप समझते कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अगर आप उस पोजीशन में होते और कोई आपको देख रहा है, बिल्कुल वही अगर आप फॉलो करोगे तो वो ही स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पेक्टफुल केयर है. बिकॉज इफ वी एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट वी मस्ट लर्न टू गिव रिस्पेक्टफुल केयर. जैसे कि मैंने कहा कि जो कंपेनियन है वो ना ही सिर्फ पेशेंट के लिए कंपेनियन है, वो हमारे लिए भी सपोर्ट सिस्टम है. इसलिए जो डेंजर साइंस है और जो इम्पोर्टेंट चीजें, क्योंकि लेबर रूम के अंदर जो बंदा उनके साथ आया, जो उनका बर्थिंग कंपेनियन है, वो उनके साथ गप्पे नहीं मारने आया है, वो उनको सपोर्ट करने आया है. और क्योंकि हमारे लेबर रूम में और भी पेशेंट्स हैं और भी काम है, हम उनको समझाएंगे कि ये डेंजर साइंस है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने करनी है प्रेग्नेंट लेडी के साथ. ये हम पेशेंट और प्रेग्नेंट जो उनकी सपोर्ट सिस्टम है उन दोनों को समझाएंगे
ताकि हमारा भी काम आसान हो और हमारे पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी या कोई डेंजर ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया भी है, और जैसे कि मैंने कहा कि हमने खुद देखा है साइंटिफिकली ऑब्जर्व कि अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होता है। पेशेंट्स को लेबर में एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया 20% कम चाहिए होता है। चांसेस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर तो ऑलमोस्ट 100% खत्म हो जाते हैं अगर पेशेंट के साथ कोई होता है, बिकॉज शी इज मेंटली इन दैट प्लेस। एपिजियोटमी ऑलमोस्ट हाफ द रेट घट जाता है। सिजेरियन सेक्शन का 20% रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि पेशेंट डरता नहीं है और चिल्लाता नहीं कि भी मेरा सिजेरियन कर दो, मेरे बस की नहीं पेन लेना, क्योंकि अगर कोई उसका जो जानकार है वो उसको लेबर में सपोर्ट कर रहा है तो पेशेंट भी समझता है हाँ थोड़ी देर और देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है। एनकरेज करने के लिए कोई होना चाहिए। हमें ये समझना कि हो सकता है हमारे पास ये टाइम ना हो कि हम हर पेशेंट को लंबी एनकरेजमेंट दे सके। रिस्पेक्ट देना हमारा काम है, मगर एनकरेजमेंट के लिए हो सकता है कि उसके साथ जो पर्सन है, जो उसका कंपेनियन है, उसकी ये ड्यूटी होगी तो वो भी बिजी रहेंगे और वो पेशेंट की भी हेल्प कर पाएंगे। देखा गया कि प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे फॉर न्यूबॉर्न ऑलमोस्ट 40% कम हो जाती है। बेबी को न्यूबॉर्न से न्यूबॉर्न केयर यूनिट में या एनआईसीयू में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन है वो होने से पहले ही पता लग जाती है। इसी हिसाब से क्योंकि बच्चे की केयर अच्छी हो पाती है, क्योंकि डिलीवर न्यू मदर नहीं देख पाती, तो न्यूबॉर्न सेप्सिस का रेट कम, मोर देन 50% कम हो जाता है। पेशेंट को लेबर के अंदर एंजाइटी और टेंशन नहीं होती, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने का भी रिस्क बहुत कम रह जाता है अगर हम पेशेंट को रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव मैटरनिटी केयर दें। नेक्स्ट। So emotional support during labor and birth companion are both very, very important. Next slide. So जैसे कि मैंने कहा, ये हर पेशेंट का हक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और यूनिवर्सल राइट्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग वुमेन इन सीकिंग एंड रिसीविंग मैटरनिटी केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड चाइल्ड बर्थ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पेशेंट का हक है, और ये राइट हम पेशेंट से नहीं ले सकते कि एक हम उसको फालतू में, जैसे जब वो पुश नहीं कर रही या आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही तो गुस्से में या खींच के आप, या आप थके हुए हो, आपने 100 डिलीवरीज करी हैं या 5 डिलीवरीज की हैं या 50 डिलीवरीज की हैं, या आप पूरी रात जगे रहे, आप पेशेंट को थप्पड़ नहीं मार सकते या आप पेशेंट से बदतमीजी से नहीं पेश आ सकते, क्योंकि ये पेशेंट का हक है कि आप उसको फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। आप उसको बिना बताए, ये बात बहुत जरूरी है समझने, बिना बताए कि आप क्या करने लगे। ये नहीं कि आपने बस बोला लेट जाओ और आपने एग्जामिन करना शुरू कर दिया, या आपने पेशेंट को शेप करना शुरू कर दिया, या इंटरनल एग्जामिनेशन कर लिया, या उसकी ड्रिप लगा दी। आपको पेशेंट को बताना है कि मैं अब ये करने लगी हूँ और इसका पर्पस ये है, मैं इसलिए करूंगी और इससे आपको ये फायदा होगा। ये पेशेंट का राइट, ठीक है ना। आप पेशेंट को एक्सपोज नहीं कर सकते या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आगे नहीं बता सकते। जैसे कि अगर पेशेंट ने दो अबॉर्शंस कराई हुई हैं या कुछ है, आप बाहर जाके उनके रिश्तेदारों के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, अरे नहीं इसने तो पहले भी अबॉर्शन कराई हुई है, ये भी हो सकता नहीं। नहीं, पेशेंट हैज अ राइट टू प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये कैसे हमने देखना है वो भी मैं आगे बताऊंगी, हमारी आगे स्लाइड्स में ये चीज आएगी। एंड एवरी वुमन हैज द राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। No one can humiliate or verbally abuse you. अगर पेशेंट का तीसरा बच्चा हो रहा है या पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, मुझे याद है कि हमारी, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो कहते थे अरे प्रेग्नेंट कैसे हो गई, अब तुम दिखा नहीं रही, ऐसे थोड़ी होते। ये सब लैंग्वेज आपको अपने पेशेंट के साथ नहीं यूज करनी। आप, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत सिंपल है। आप सोचिए आप पेशेंट की जगह हैं, या आपके परिवार, आपकी बेटी या आपकी सिस्टर, कोई घर का आपका मेंबर वहां उस पोजीशन में होता, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते? एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट स्लाइड। सो नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ऑफ समथिंग दे डोंट लाइक अबाउट यू। ये नहीं है कि भैया आप नॉर्थ इंडियन हो, पेशेंट साउथ इंडियन है, या पेशेंट भैया आपको नहीं पसंद है, आपकी पसंद नापसंद से इससे कोई मतलब नहीं बनता। एवरी वुमन हैज अ राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्विटेबल केयर। हमारी नजरों में हर पेशेंट सेम है, चाहे वो जनरल वार्ड का है, चाहे ट्विन शेयरिंग का है, चाहे सिंगल रूम का है, चाहे स्वीट का है। हमारी आंखों में कोई फर्क नहीं हो सकता
हर पेशेंट हमारे लिए सेम है और वो उस वक्त वो ही सबसे जरूरी चीज है. No one can prevent you from getting the maternity care you need. हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर पेशेंट को उसका हेल्थ केयर जो उसको जरूरी है वे दे. और जैसे कि अगर पेशेंट जाना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप समझा सकते हो कि भाई अगर आपको रोकना है, पेशेंट कहते नहीं मैं घर जाना चाहती हूँ, मगर आपको पता है कि बेबी को जॉन्डिस हो रहा है या कुछ है, तो आपने पेशेंट को समझाना है, क्योंकि वो पेशेंट का हक है कि अगर आपने उसको समझाया नहीं कि क्यों जरूरी है कि वो रुके और वो जाना चाहे तो आपको जाने ही देना पड़ेगा. मगर आपको पता है कि अगर वो चली जाती है कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, वो भी आपके सिर आता है. इसीलिए कम्युनिकेशन 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 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो भी कर रहे हैं वो आप पेशेंट को समझाएं और क्यों कर रहे हैं वो आप समझाएं. और जैसे मैंने कहा कि आपने तो अपने आप को पेशेंट की जगह में सोचा है, तो मेरे हिसाब से तो जो भी आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो. Like I said, this is not something which is a technical topic, but it is probably one of the most important things. Because आप देखोगे कि जो सपोर्टिव केयर दे रहे हैं वो मेडिकल पर्सन भी नहीं है, मगर क्योंकि हमने उन्हें समझा दिया और वो पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम बन के जा रहे हैं, उससे ही पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस कितनी कम हो जाती है. नेक्स्ट स्लाइड. सो रिस्पेक्टफुल केयर जो है is dignified care, it is consented care, it is informed care, there is no physical or verbal abuse, there is no abuse related to cost, यानी कि आप पैसे नहीं दे सकती, and privacy has to be ensured and confidentiality has to be there in the care we give her. ठीक है. नेक्स्ट. सो एक सिंपल सा जैसे मैं केस ले रही हूँ कि सीमा है, प्राइमरी ग्रेविड है, पहली बार है, फुल डायलेटेड आई है लेबर रूम में, सबको हफड़ा दफड़ी हो रही है कि भाई हाँ ये पेशेंट आई है अभी, तो हाउ विल यू फॉलो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर? कोई आंसर करना चाहेगा और शुड आई गो अहेड? सो इन दिस केस व्हाट आई वुड से इज कि आपने पेशेंट के पीछे नहीं पड़ जाना, अरे तुम फुली डायलेटेड अभी तक घर पे सो रही थी, ये करी थी वो करती, नहीं. फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स एन इमरजेंसी, उसके सपोर्ट सिस्टम को साथ लो, पेशेंट को कंफर्टेबल करो, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस्ड हो कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वी आर गेट, हमको तो सिखाया गया शुरू से इमरजेंसी डील करना, राइट? बट फॉर द पेशेंट शी ऑल्सो डिड नॉट रियलाइज कि एक इमरजेंसी है. तो जब वो आ रही है वो आपसे ज्यादा घबराई हुई है ना, तो हमारा काम है उसको सपोर्ट करना, क्योंकि उस टाइम वो आप पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट है. तो अगर हम इस वक्त उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट, ये नहीं कि हफड़ा दफड़ी में गाउन उतारो, ये करो, कोई फाड़ रहा है कपड़े, कोई गाउन पहना रहे, कोई ले जा रहे, ये सब चीजें नहीं हो सकती. You have to be very particular at this time. So what is the role of the birth companion? Birth companion को हमने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो पेशेंट को ना ही सिर्फ इमोशनल सपोर्ट दे पाए उस वक्त, मगर साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस मदर और बेबी की है ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो कर सके. और सपोर्ट इन बेसिक केयर प्रैक्टिसेस, जैसे कि पेशेंट को लेबर में पानी पिलाना, अगर कोई डेंजर साइन है वो हमें बताना, बेबी को कवर्ड रखना, ब्रेस्ट फीडिंग में पेशेंट को सपोर्ट करना, ब्रेस्ट क्लीन करना, बाद में बेबी को थपथपा के उसको डकार दिलवाना, उसको देखना कि बेड पे कंफर्टेबल है, साइड करवट पे है, ये सब चीजों का रोल बर्थ कंपेनियन का रोल है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So birth companion provides continuous one-on-one support to the woman experiencing labor and childbirth. तो birth companion कौन होता है? तो कई जगह पे हम लोग सोचते हैं कि अगर एक कोई लेडी हो जो एक रिलेटिव है, या जैसे कई हॉस्पिटल्स में डूला होती हैं, डूला एक्सपीरियंस लेबर पर्सन जो समझा सकती है और सपोर्ट कर सकती है पेशेंट को, मगर साथ में जो भी लेडी जिसके साथ पेशेंट कंफर्टेबल है, चाहे वो उसकी मदर हो, चाहे उसकी सिस्टर हो, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग हो घर में, तो वो उनको बुलाना चाहे. हमारे जैसे सेटअप में कई बारी पेशेंट्स के हस्बैंड साथ रहते हैं, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि फिजिकल सपोर्ट और जो क्लिनिकल सपोर्ट है वो तो हम दे पाएंगे, पर मेंटल सपोर्ट टू गो थ्रू लेबर हस्बैंड देंगे. तो वो आपने देखना है कि आपका सेटअप में अलाउ होता है कि भाई, क्योंकि लेबर रूम में हो सकता है 6-8 बेड हो, तो अगर किसी के हस्बैंड अंदर बाहर जा रहे हैं तो बाकी पेशेंट की प्राइवेसी, दूसरों की भी प्राइवेसी ऑल्टर हो सकती है. तो उस चीज को देखते हुए आप देखेंगे कि आप लेबर रूम में किसको रखना चाहते हैं.
So the birth companion should maintain personal hygiene. You have to should not interfere with the work of the hospital staff. ये कोई बीच में बोल रहा है शायद. हाँ जी, thank you. And they should be free from communicable diseases. ये नहीं कि उनको कोई इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम है, तो उस पर्सन को तो नहीं आप अलाउ करोगे, मगर शुरू से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली आप पेशेंट को बता सकते हो कि when she is going to go to delivery, she can get a companion of her choice. ठीक है? Next slide. So birth companion की ड्यूटी क्या है? He or she comforts and reassures the mother, encourages her to take deep breaths in between pushes, helps her find a comfortable position and helps her change position. Often कभी अगर चलना है तो हाथ पकड़ के सपोर्ट करते हैं उन्हें, देखते हैं कि उसको जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस है कि भाई इस टाइम ये खा सकती हैं या सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं या फ्लूइड्स लेना है या पानी लेना है, तो यही सब करेंगे. ठीक है ना? उसको यही याद दिलाते कि बार बार टॉयलेट जाना है, अपना ब्लैडर इवैक्यूएट करना है. उसको समझाते, जब डॉक्टर बताएंगे कि हाँ भाई लग रहा है लेबर प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो समझा सके, या सिस्टर बता रही है तो वो बता सके कि हाँ लेबर आपका ठीक चल रहा है. न्यू बॉर्न को सपोर्ट करें, हेल्प करें उसको उसकी केयर करने में, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करें एंड डेंजर साइंस देख के डॉक्टर या नर्स को इमीडिएटली बुलाएं. नेक्स्ट स्लाइड. So what are the, I think there was one slide before this, yes. What are the danger signs in the mother's increased vaginal bleeding? अगर कोई bleeding हो रही है, mother को headache हो रहा है, आंखों पे आगे अंधेरा छा रहा है, अगर एकदम suddenly बहुत जोर की पेट में दर्द हो गई, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, दौरे पड़ने लग गए हैं, यूरिन नहीं पास हो रहा, या बुखार सा लग रहा है, ठंड सी लग रही है, या डिस्चार्ज से कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो उसी टाइम वो डॉक्टर को बता सकते हैं. पैड में जैसे मेकोनियम देख लिया कि बेबी ने 40 पास कर दी, और वो बता सकते हैं कि पानी साफ नहीं है, जब मैंने पैड चेंज किया पैड में ब्लड था या कोई ब्राउनिश डिस्चार्ज था. सिमिलरली न्यू बॉर्न को अगर उसको फीड लेने में परेशानी हो रही है, या बुखार हो रहा है, या एकदम ठंडा पड़ रहा है बच्चा, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, ज्यादा तेज सांस ले रहा है, बच्चा थोड़ा सुस्त है, या उसके हाथ पैर पीले पड़ रहे हैं, तो ये सारे साइंस है जो बर्थ कंपेनियन को आपने समझाना है कि ये लेबरिंग मदर और बर्थ मदर में न्यू बॉर्न में ये साइंस देखने हैं, और अगर इनमें कोई परेशानी है तो हमें इन्फॉर्म करना है. नेक्स्ट स्लाइड. So most of these signs we have just covered, but also इसके साथ डेंजर साइंस के साथ साथ वो काउंसलिंग एडवाइस भी देंगे पेशेंट को कि हाँ लेबर पेन्स ऐसी होती हैं, डोंट वरी, आगे मतलब उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी बैक को रब करना है तो करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, वॉक कराएंगे, बेबी को कोई अपने आप बात या ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, नो प्रीलैक्टल फीड. ब्रेस्ट फीडिंग जितनी से जल्दी, सबसे जरूरी है जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करें और इनिशिएट करें, ताकि बच्चे को भी कोलोस्ट्रम या लिक्विड गोल्ड का फायदा मिले, एंड बेबी को कवर्ड रखें, क्लोथ रखें, रैप करें, पर ओवर रैप ना करें. तो ये काउंसलिंग हम बर्थ कंपेनियन को देंगे ताकि बर्थ कंपेनियन मदर को दे सके. नेक्स्ट स्लाइड. So what are the danger signs that have been informed to the staff by the birth companion? ये हमने अभी सारे danger signs किए हैं. I'm sure you'll get this write up also, which is very important. And it is a good sign कि जैसे ही पेशेंट लेबर रूम में आए तब उनके बर्थ कंपेनियन को, या अगर पेशेंट ने पहले ही बर्थ कंपेनियन चूज किया तो उनसे पहले ये बताएं, ताकि उस टाइम ये टाइम आपका सेव हो सके, और बर्थ कंपेनियन इज ऑल्सो अलर्ट कि उनका ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. नेक्स्ट स्लाइड. So soon after the admission of the mother, the birth companion should be oriented on the danger signs and when to inform, and the rights of the mother, जो मैंने बताया कि ये हर मदर का हक है. This should be familiar with all the staff. Next slide. These are the references and the poster of danger signs for mother and child, which are given in the Safe Childbirth Checklist number 4. उसकी आप एक कॉपी निकाल के अपने लेबर रूम में जरूर लगाएं, क्योंकि ये डेंजर साइंस ताकि आप फट 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 उनको समझा सके और दिखा सकें कि ये वाली प्रॉब्लम्स होंगी तो आपने हमें इमीडिएटली बताना है. नेक्स्ट स्लाइड. दैट्स इट मेरा, वी आर डन.
थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी मैम, दैट वाज अ वंडरफुल टॉक. मुझे भी बहुत सारा कुछ नई चीजें पता चली अबाउट दिस बर्थ कंपेनियन. आई एम श्योर सबको बहुत फायदा हुआ है, सबको बहुत अच्छे से समझ आया. रियली एंजॉयड योर टॉक मैम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. Thank you थैंक यू. so much. Thank you. Thank you. मैम, थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू. आई होप सबको समझ आ गया. एंड बाकी तो आपको प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स तो मिल ही जाएंगी. अगर थैंक यू किसी सो मच मैम. को तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मैम से अभी कि मे बी मैम सेशन के लास्ट तक नहीं रहेंगे, तो प्लीज आपको कोई भी डाउट है यूनिलेटरली बोलते हैं. आई थिंक ये तो हमें अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा. Because I think not only it makes us a better clinician, a better doctor, a better nurse, a better staff, it makes us a better human being. Thank you. Thank you, ma'am. Last is 5. -6, this is 5. थैंक यू सो मच मैम. Thank और आपका टॉपिक है इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, जो कि आपका स्टैंडर्ड नंबर 14 है. तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइक अभी तक तो हम सीक्वेंस में आ रहे थे, सडनली हम स्टैंडर्ड 14 पे क्यों चले गए. सो अभी जो भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो सब क्लिनिकल से रिलेटेड है, जिसमें कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन आपको हर एक टॉपिक में यूज होगा. इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे. सो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ये हमारा स्टैंडर्ड्स है, मान्यता स्टैंडर्ड, जिसमें कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड्स एंड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया. अगर आप पहला स्टैंडर्ड देखेंगे तो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स एंड रीयूजेबल्स आइटम आर adequately and appropriately processed after each use. मतलब कि हमारे पास तो एक हमारे डिलीवरी के अकॉर्डिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए. कुछ रीयूजेबल होता है, उसको किस तरीके से रीयूज करना है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम जानेंगे. इसके लिए वेरिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा आपका, लाइक कि फैसिलिटी के पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेव मशीन होना चाहिए, तभी तो आप जाके कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज. उसके बाद आपको पता होना चाहिए लाइक इससे कितने देर में करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम इन स्टैंडर्ड में देखेंगे. सो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी लाइक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या क्या होता है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हैंड वॉशिंग है. वेरी गुड. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है. यस. पीपीई है. वेरी गुड. और कोई और हो. ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता था. जैसे बताया कि हैंड वॉशिंग प्रोसीजर जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है. यानी कि ये हर हॉस्पिटल, हर जगह, सिर्फ अपने इंडिया में ही नहीं, हर पूरी दुनिया में, चाहे छोटा नर्सिंग होम हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, हैंड वॉशिंग तो हमें करना ही करना है. नेक्स्ट हमारा पीपी यानी कि प्रोटेक्टिव अटायर्स, अपने आप को बचाने के लिए जो चीजें हम वेयर करते हैं उसको हम पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव हम उसको बोलते हैं. तो वो चीजें हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. किस तरीके से हमें प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम, जो आइटम हमारा यूज हुआ है उसको किस तरीके से वॉश करना है, किस तरीके से रीयूज करेंगे, ये चीज हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है. देन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डिस्पोजेबल्स एंड स्टाफ्स, जो हमारे हॉस्पिटल से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है. जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं अपने उस एरिया को, उस इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन रखना है, इसके ये हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है. नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल की बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हमें अलग अलग टाइप के कूड़े कचरे को किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, उसको किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, इसके बारे में हम देखेंगे. कोविड की वजह से दो चीजें और हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में ऐड हो गया, क्या, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड
सोशल डिस्टेंसिंग। रेस्पिरेटरी हाइजीन मीन्स हमें प्रॉपर मास्क पहन के रखना है जब स्नीजिंग या कॉफिंग करना है, सो हमें उस टाइम पे प्रिकॉशन मेंटेन करना है एंड सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं हैंड हाइजीन के बारे में, ये WHO का 5 मूवमेंट है कि कहाँ कहाँ पे आपको हैंड वॉश करना है। तो ये हम सबको, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग कब कब हैंड वॉश करते हो? Before touching the patient, after touching the patient, वेरी गुड। or Before clean surrounding the patient and after clean surrounding the patient. And after touching the patient. हमारे क्या होगा कि जब भी आप पेशेंट को टच करने जा रहे हैं तो आपको अपना हाथ को अच्छी तरीके से वॉश करना है। दूसरा, जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, चाहे वो क्लीन प्रोसीजर हो या वो स्टेराइल एसेप्टिक प्रोसीजर या स्टेराइल प्रोसीजर हो, तब भी आपको अपने हाथों को अच्छे से धुलना है। या आप पेशेंट के लाइक बॉडी फ्लूइड्स के एक्सपोज टच होता है, उस टाइम पे भी आपको उसके छूने के बाद आपको अपना हैंड वॉश करना है। चौथा, जब आप पेशेंट का काम कर लेते हैं, यानी आपने पेशेंट को टच किया, कोई भी प्रोसीजर किया, फॉर एग्जांपल आपने बीपी ही क्यों ना लिया, टेम्परेचर क्यों ना लिया, उसके बाद भी आपको अपना हैंड वॉश करना है। दूसरा, सबसे लास्ट एंड फिफ्थ वन हमारे क्या है कि जब पेशेंट की सराउंडिंग्स को अगर टच करते हो, पेशेंट के आसपास, आप बेड के पास से भी अगर आए हैं, उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। सो हैंड वॉश करने का सबसे इजी तरीका है, बहुत से डिफरेंट है स्टेप्स। कहीं पे कुछ प्रोसीजर्स में 7 स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर में 8 स्टेप्स होते हैं, बट ये सारे स्टेप्स इसलिए बनाए गए हैं कि जब भी हम अपना हाथ धोए तो अच्छी तरीके से बिल्कुल कोने कोने हमारे हाथों की सफाई हो जाए। सो इसके लिए हमने बहुत एक छोटा सा, आपको हमेशा याद रहे और सभी लोग एक ही तरीके से, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, सब लोग एक तरीके से ही वो काम करें। सो सुमन के, अगर आप ये नाम याद रखते हैं, सुमन के उसका सरनेम है, तो आप कभी भी हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर नहीं भूलेंगे। तो एस मतलब एस से सीधा, तो आपको अपने हाथों को सबसे पहले, हमें मालूम होता है कि जब भी हम हैंड वॉश करने जाना है तो सबसे पहले हमारे पास रनिंग वाटर होना चाहिए, सोप होना चाहिए। तो पहले आपको अपने हाथों को गीला करना है, साबुन अच्छे से लगाना है और देन आपका स्टेप्स स्टार्ट होता है। तो एच से सीधा, यानी कि आपको अपने हाथों को इस तरीके से 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सीधा हाथ धुलना है। यू से उल्टा, यानी कि बैक साइड। सो बैक साइड इस तरीके से आपको लाइक 5 टाइम इस हैंड में एंड 5 टाइम इस हैंड में, इस चीज को ताकि बिल्कुल ये जो पार्ट, गैप पार्ट है ना आपका, अच्छी तरीके से साफ हो सके, इस तरीके से आपको धुलना है। तो 5 टाइम इसको एंड 5 टाइम इधर से। नेक्स्ट आया एम, एम से मुट्ठी, तो आपको यू मुट्ठी बनाना है, 1 2 3 इस तरीके से आपको इसकी सफाई करने, जिससे कि आपकी नकल्स वगैरह सब साफ हो जाएगा। 5 टाइम एक हाथ में, 5 टाइम एक हाथ में। ए से अंगूठा, अंगूठे को आपको इस तरीके से रोटेटरी मोशन में 5 टाइम एंड 5 टाइम। नेक्स्ट है आपका एन, एन से नाखून। सो नाखून को इस तरीके से आपको 5 टाइम अपने पाम पे रब करना है, जिससे कि आपकी नाखून की सफाई होगी। छठा स्टेप है आपका के से कलाई, यानी कि आपको इस तरीके से अपनी कलाई को साफ करना है। तो ये आपका 6 स्टेप है। इन 6 स्टेप पे आपको कैसे पता चलेगा कि लाइक जो आप स्टेप कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं? तो किसी भी टाइम ना लाइक ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स पहन के कोई भी कलर, रेड कलर या कोई भी कलर अपने हाथों में लीजिए और इस स्टेप को फॉलो करिए और उसके बाद देखो कि वो कलर क्या आपके सारे ये पूरे ग्लव्स में अच्छी तरीके से लगा है कि नहीं। अगर वो अच्छी तरीके से लगा हुआ है, इट मीन्स कि आप अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी तरीके से हैंड आपका वॉश हो रहा है। क्योंकि अगर हम सीधे ऐसे वॉश कर लेते हैं तो हमारे ये गैप्स वगैरह सब रह जाता है। तो एक बार आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो बात मैं कर रही थी अभी मेडिकल हैंड वॉशिंग की। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम क्या होगा? 40 to 60, यानी कि 1 मिनट।
तो 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड्स होता है। मैंने आपको हैंड वॉशिंग का 6 स्टेप बताया, यानी कि हर स्टेप को हमें 10-10 सेकंड देना है। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का। कभी हम हॉस्पिटल में इतना काम करते हैं, अगर इतना फ्रीक्वेंटली हमें हैंड वॉश करना है तो पूरे टाइम हम तो सिंक के पास ही खड़े रहेंगे हैंड वॉश करने के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि समटाइम हमें, अगर आपका विजुअली देख के हाथ गंदा नहीं लग रहा है तो हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी कर सकते हैं, जो कि 40 to 60 सेकंड्स में। स्टेप हमारा वही रहेगा, 6 ही स्टेप आपको फॉलो करना है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन हमारा कम रहेगा। लेकिन आपको आपका हाथ आपको ही देखने में लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, देन उस टाइम पे आपको सोप एंड वाटर का ही यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारे हॉस्पिटल में। तो क्या क्या चीजें हैं आप बताना चाहेंगे प्लीज, इमेज देके बताइए प्लीज। जी मैं बताना चाहती हूँ। हाँ जी, स्वास्थ्य हॉस्पिटल से ऊपर से लेते हैं कैप, आई शील्ड, मास्क है, क्या ग्लव्स और एप्रन, फुट कवर, शू कवर या फुट कवर जो भी है। shoe cover, gloves, and eye protector या goggles. ओके, दलबीर सिंह से पूछना चाहूंगी। दलबीर सिंह प्लीज आप अनम्यूट करके एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या पीपीई होना चाहिए हमारे अस्पताल के अंदर। मैम ग्लव्स, हाँ जी मैम, ग्लव्स, मास्क, कैप, स्पेक्स और शू कवर। यस, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या पीपीई हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। अभी तो कोविड के टाइम पे और भी बहुत सी चीजें हमारे इसमें ऐड हो गया है। सो फर्स्ट हमारे पास मास्क होना चाहिए। मास्क में हमारा N95, सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड होना चाहिए, आई शील्ड होना चाहिए हमारे पास, एप्रन, डिस्पोजेबल एप्रन होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स, लॉन्ग ग्लव्स, कैप होना चाहिए एंड शू कवर या बूट कवर हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें क्या चीज सबसे पहले पहननी होती है, इसके बारे में, कि किस तरीके से हमें अपना पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को वेयर करना है। तो सबसे पहले जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एज अ नर्सिंग स्टाफ हमें मालूम है कि हमें कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना है, क्योंकि बार बार आपको पेशेंट के टच में जाना है, तो ये आप खुद इन्फेक्शन कैरी करोगे और वो इन्फेक्शन आप अपने घर तक लेके आ रहे हो और अपने फैमिली मेंबर को भी आप वो दे रहे हो। तो इसलिए जब भी आप लोग जब हॉस्पिटल जाए तो प्लीज जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है वो डेली खोलने से अच्छा है कि खोल के उसको रख दे। और जब भी लाइक प्रोसीजर करने जा रहे हैं, हैंड वॉशिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सारे अपने अटायर्स जो भी ज्वेलरीज है, वॉच है, मोबाइल है, उन सारी चीजों को आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले हम क्या पहनते हैं, हम स्क्रब सूट पहनोगे आप। उसके बाद आपको स्क्रब बूट पहनना है। ये कहाँ हम पहनते हैं, चेंजिंग एरिया में। ठीक है, चेंजिंग एरिया में बात कर, यहाँ पे देखो दो चीज हो सकती है कि कुछ नर्सिंग होम, छोटे नर्सिंग होम है तो यहाँ पे ये चेंजिंग रूम, आइसोलेशन रूम, इस तरीके से अलग अलग चीजें नहीं होती है, छोटा सेटअप है, तो हमें उसी सेटअप को यूटिलाइज करना है कि किस तरीके से हम उसी के अंदर ये सारे स्टेप को फॉलो कर सके। तो सबसे पहले आप स्क्रब सूट पहनेंगे, देन अपने को रबर बूट पहनना है। उसके बाद आप वहां से क्लीन एरिया से आइसोलेशन यूनिट में अगर आप जा रहे हो, ओटीओ में जा रहे हो, अगर आप आईसीयू में जा रहे हैं तो आप वहां से मूव करोगे और वहां पे जाके जब भी आप पीपीई पहन रहे हैं तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप किसी भी ट्रेंड बंदे के निगरानी में या अपने सुपरवाइजर की निगरानी में आपको अपना पीपीई पहनना है, ताकि आप जान पाओ कि जो मैं स्टेप कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या स्टेप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आपको ये किसी के सीनियर के सुपरविजन में ही वेयर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद आपको एग्जामिनेशन ग्लव्स वेयर करना है। एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनने के बाद आप डिस्पोजेबल गाउन्स पहनेंगे। उसके बाद आपको फेस मास्क पहनना है, फिर आपको फेस शील्ड या गोगल्स आपको यूज करना है। देन हेड एंड नेक कवर शील्ड जो है पूरा कवर वाला वो पहनना है।
फिर आप डिस्पोजेबल वाटर प्रूफ एप्रन पहनेंगे एंड देन हम सेकंड ग्लव्स पहनेंगे। ये जो बता रही हूँ मैं ये कोविड के सिनेरियो में, क्योंकि पहले इतना सब कुछ नहीं था, बट अभी कोविड की वजह से ये चीजों को आपको कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हमें करनी है। नेक्स्ट हो गया कि अब पहन लिया, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, अब आपको रिमूव करना है, तो कौन सी चीजें पहले रिमूव करनी है ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक चीज कॉमन होगा वो है हमारा हैंड वॉश, कि जब भी एक भी आप अगर आप फेस से उतारते हो तो उतारने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, फिर आप एप्रन उतारते हो देन आपको हैंड वॉश करना है, यानी कि हर एक अटायर को टच करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जब भी आप रिमूव भी करोगे तो आपको एक गाइडेंस और सुपरविजन किसी ट्रेंड पर्सन के सुपरविजन में ही आपको ये सारे अपने पीपीई को रिमूव करना है। सबसे पहले जो चीज हम परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारा हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश करेंगे, देन हम अपना एप्रन को रिमूव करेंगे। एप्रन रिमूव करने के बाद फिर से आपको मैंने बताया कि हैंड वॉश करना है। फिर आप अपना जो आउटर पेयर का ग्लव्स होगा, आउटर पेयर ग्लव्स आप रिमूव करोगे, फिर आपको हैंड वॉश करना है। देन आपको अपना जो नेक वाला पार्ट है, नेक एंड हेड नेक कवर है, उसको आपको रिमूव करना है। अगेन हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। और उसके बाद आपको अपने जो गाउन है आपका, आप गाउन को रिमूव करेंगे। गाउन रिमूव करने के बाद आपको अपना फेस शील्ड, आई शील्ड को आपको रिमूव करना है और अगेन आपको हैंड वॉश करना है। मीन हर एक पार्ट को रिमूव करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। उसके बाद हम 13 मास्क को रिमूव करेंगे। देन हम अपना जो सेकंड ग्लव्स है आपको सेकंड ग्लव्स को रिमूव करना है और फाइनली हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि जो हमारे आगे का जो ओपन पार्ट होता है वो इंफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कि जब भी आप उसको रिमूव करोगे तो आपकी हैंड को टच हो रहा है, वो ग्लव्स हैंड को टच हो रहा है, इसलिए आपको बार बार हैंड वॉश करने के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात करेंगे, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम। जो हमने आइटम यूज किया है उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो CSSD यानी कि सेंटर ऑफ स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां से कि स्टेराइल आइटम्स और स्टेराइल ट्रेज जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बाकी सारे यूनिट से वहीं से सप्लाई होता है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। अब अगर छोटा सा नर्सिंग होम है वहां पे इस तरीके का CSSD तो नहीं होता, लेकिन वहां पे उनका खुद का ऑटोक्लेव मशीन होता है, तो वहां पे ऑटोक्लेव करके उस एरिया को उसी एरिया में क्लीन एरिया स्टेराइल एरिया बना के रखते हैं कि हाँ ये एरिया जो होगा हमारा यहाँ स्टेराइल करने के बाद जो भी ड्रम्स होगा हमारा यहाँ होगा और दूसरे वे से जो अनस्टेराइल जो यूज्ड आइटम होगा वो आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे CSSD के अंदर क्या होता है कि जो यूज्ड आइटम हो गया है उसको हम डिकंटामिनेट करते हैं। उसके कंटामिनेट कैसे कर सकते हैं हम उसको ब्लीचिंग सॉल्यूशन से। उसके बाद हम उसको क्लीन करेंगे, देन स्टेराइल करेंगे, फिर स्टोर करते हैं और फिर स्टोर करने के बाद जिस यूनिट में जिस एरिया में उसका यूज है वहां पे हम उसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनाना होता है। तो 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर हम 1 लीटर पानी की भी बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि 1 लीटर अगर आपने पानी लिया है तो उसमें 3 स्पून या 15 ग्राम आपको क्लोरीन पाउडर लेना है। और क्लोरीन पाउडर को जब भी आप क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो प्लीज मास्क और ग्लव्स जरूर से पहनिएगा कि जो क्लोरीन का गैस होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप बिना ग्लव्स हैंड अगर बनाते हो तो आपके हाथ में कटने का पूरा चांसेस रहता है, हाथ खराब होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये 2 चीजें आपको जरूर से पहनना है। और 1 लीटर पानी में जैसे मैंने बताया कि आपको 15 ग्राम क्लोरीन सॉल्यूशन लेना है। तो कैसे आप उसको घोलोगे? 1 लीटर पानी को उसमें से थोड़ा सा पानी आप बाहर निकालिए मग में और उसमें 15 ग्राम अपना क्लोरीन सॉल्यूशन को डालिए और उसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद उसको आप जो आपका बचा हुआ 1 लीटर पानी है उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप 15
ग्राम वो क्लोरीन को अगर डायरेक्टली आप 1 लीटर वाटर में अगर आप डालते हैं ना, तो पूरा उसमें वो लम्स बन जाते हैं, वो अच्छे से मेल्ट घुलेगा नहीं, पूरा छोटा 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 सा उसके अंदर लम्स बन जाते हैं। इसलिए जब भी आप उसको बनाएं तो पहले थोड़े से पानी में, जो आपने नाप के पानी रखा है उसी पानी में से थोड़ा सा पानी लेना है और उसको अच्छे से घोल के पेस्ट बनाना है, और फिर आप बाकी के पानी में उसको घोल सकते हैं। तो ये था 1 लीटर के लिए। इसी तरीके से 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, यानी 2 लीटर होगा तो 30 ग्राम आपको चाहिए। इस तरीके से आप ब्लीचिंग सोल्यूशन, आपके यहाँ डिलीवरी लोड कैसा है, पेशेंट लोड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। जब भी ब्लीचिंग घोल बना के रखें, प्लीज उसको कवर करके रखिए, अदरवाइज क्लोरीन गैस, जो गैस है वो पूरा उड़ जाएगा, उससे पानी पानी रहेगा। और आपको अगर लगता है देख के ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा गंदा है, तो आपको तुरंत वो आपको चेंज करना है। अदरवाइज अगर आपके यहाँ ज्यादा लोड नहीं है तो ये सॉल्यूशन आपका 24 घंटे तक चल सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वेस्ट डिस्पोजेबल का, कि किस तरीके से जो हमारे हॉस्पिटल्स में कचरे जो निकलते हैं उसको किस तरीके से आपको डिस्पोज करना है। तो सबसे पहले क्या हम जो करेंगे अपने अस्पताल में, हम दो चीज करते हैं एज अ स्टाफ। क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेग्रीगेट करते हैं, मतलब जैसे मैडम ने अभी बताया पीवी एग्जामिनेशन में कि ग्लव्स को आपको रेड कलर के पॉली बैग में डालना है, किसी दूसरे बैग में आपको नहीं डालना है। तो सेग्रीगेशन के लिए क्या होता है कि अलग अलग सा हम लोगों के पास डब्बे रखे हैं, लाल, पीला, हरा, काला और नीला एंड सफेद। मेरे बाबू चलो नानू पास सॉरी नानू पास। सो ये था हमारा सेग्रीगेशन कि अलग अलग डब्बे में हमें किस तरीके से रखना है। कलेक्शन एंड स्टोरेज, अब उस डब्बे में कौन से डब्बे में क्या जाना चाहिए इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होके जो जाता है वहां पे जो रीयूज वाली चीजें होती है उसको ट्रीटमेंट करके रीयूज किया जाता है, या डिस्पोज करने वाला जो चीजें होती है उसको डिस्पोज ऑफ हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन के लिए हमारे क्या क्या कलर के बीन्स होने चाहिए, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू हमारे पास होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर हम बात करें लाइक कलर याद रखने का कि किस तरीके से हमें सेग्रीगेट करना है, तो अगर हम बात करते हैं पीला, येलो, यानी येलो मतलब पीला, तो प से पीला, प से प्लेसेंटा, इट मीन्स कि जो प्लेसेंटा यानी कि ब्लड से रिलेटेड है। तो जो भी चीज हमारे ब्लड बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड है वो चीज कहाँ जाएगा, पीले में जाएगा। ल से लाल, ल से लचीला, जो भी चीजें लचीला चीजें हैं यानी कि प्लास्टिक, रबर वाले जो जितने भी आइटम्स होंगे वो हमारे कहाँ जाएंगे, जो कि ये रिसाइकिल होने वाली आइटम्स हैं, वो रेड कलर के बिन में जाएगा। ठीक है। न से नीला, न से नुकीला, तो नुकीले में कौन सा नुकीला, कांच वाला, जो कांच वाला नुकीला होगा वो हमारे नीले पॉली बैग यानी कि ब्लू बिन में जाएगा। और व्हाइट में क्या है, स से सफेद, स से सुई, तो जो भी मेटालिक शार्प आइटम है जैसे सुई हो गया, ब्लेड हो गया, टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो हमारे व्हाइट बिन में जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, तो इस तरीके से लाइक पूरा काम करने में हमें इजी हो जाता है चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि रेड कलर के बीन्स में क्या क्या चीजें, ये येलो के बीन में जो भी ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं वो हमारे येलो में जाएगा। जो भी प्लास्टिक, रबर से रिलेटेड आइटम्स हैं वो हमारे रेड बिन में जाएगा। ब्लू ये हमारा सारा कांच आइटम, एंड व्हाइट में हमारा जो भी मेटालिक शार्प आइटम है वो जाएगा। अभी जैसे ब्लैक में हो गया लाइक जो भी केमिकल हैजार्डियस चीजें हैं वो हमारी ब्लैक में जाएगा। और ग्रीन में जो कि हमारे किचन वेस्ट आइटम, जो गार्बेज है हमारा बायो डिग्रेडेबल जो भी जनरल वेस्ट है वो हमारा ग्रीन पॉली बैग में, ग्रीन बिन में जाएगा। तो आप ये दो पिक्चर देख पा रहे हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज का, तो आप देख के बता पाओगे, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला वाला पिक्चर गलत है, सही है? गलत है मैम, गलत है। तो पहला वाला जो चीज है देखो ये ओवरलोडेड है, पूरा नीचे तक गिर रहा है,
जो Yes, कलेक्ट ma'am. इंसान है उसने कोई पीपी नहीं पहन रखा है, नॉर्मल सा उसने स्लीपर पहन रखा है और उसमें दिख भी रहा है कि उसको कोई चीज ऐसी है जो कि उसको चुभा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हमारे हॉस्पिटल में हम अगर अपना वेस्ट कलेक्ट करते यानी कि ये रॉन्ग प्रोसीजर है। राइट क्या होगा, ये चीजें जो से बिन में जो सामान जाना चाहिए उसको उसी बिन में फेंकना है, हमें मिक्स नहीं करना है। क्योंकि हॉस्पिटल में जो हमारे पास वेस्ट निकलता है ना 25% वेस्ट होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है, 20% ओनली, 80% नॉन इन्फेक्टेड होता है। अगर हम सबको मिला देते तो हम क्या करते हैं, हम 100% इन्फेक्टेड अनइंफेक्टेड कर देते हैं। वेस्ट बना देते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। इस चीज को ना हो, मतलब जो 20% है वो 20% ही रहे, तो उसके लिए हमें सेग्रीगेशन अच्छी तरीके से करने आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन से बिन में कौन सा कलर होना चाहिए। नेक्स्ट आप ट्रांसपोर्टेशन देख रहे होंगे कि ये देख पा रहे हो बिल्कुल कि ये पिक्चर जो पहला वाला वो गलत है, सेकंड वाला क्या है, सही राइट है। है। भी कोई भी पीपी नहीं पहन रखा है और देखो बिल्कुल पेशेंट के सामने से कचरा लेके जा रहा है और इसमें से कुछ कुछ चीजें बाहर निकलती जा रही हैं, ठीक है। और ये अगर हम देख रहे हैं दूसरा वाला तो उसने प्रॉपर पीपी पहन रखा, बूट ग्लव्स पहन रखा हुआ, नॉर्मल ग्लव्स नहीं है ये हमारा, ये जो मोटे वाले ग्लव्स आते हैं, फॉरवर्ड की ग्लव्स को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे ये स्वीपर्स वगैरह होते हैं जिनको हम ये ग्लव्स प्रोवाइड करते हैं। हम नॉर्मल सर्जिकल ग्लव्स उन्हें नहीं प्रोवाइड करें क्योंकि नॉर्मल सर्जिकल ग्लव्स से ही हम इन सारी प्रिकिंग वगैरह से हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो जो मोटे वाले ग्लव्स आते हैं ना बड़े से, वो वाले ग्लव्स हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए। नाइट्राइल ग्लव्स, हाँ जी, नाइट्राइल ग्लव्स, नाइट्राइल ग्लव्स, they are rubber gloves, long Rubber gloves. long arm covering rubber gloves. रबर भी। और भी कुछ एक कॉमन सा जनरल नाम है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी मुझे याद आएगा। तो कॉमन जनरल सा इसका एक नाम है जो कि हम लोग बेसिकली बताते हैं इस ग्लव्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मर्करी का कि इन केस कि अगर हमारे हॉस्पिटल में मर्करी कहीं फैल जाता है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम जैसे यूज करते हैं, थर्मोमीटर, बीपी ऑपरेटर्स जिसमें कि मर्करी होता है, तो आपको क्या करना होगा उस केस में। तो सबसे पहले तो हमारे पास उसको मैनेज करने के लिए किट होना चाहिए। तो उस किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो पीपीई होना चाहिए, एक प्लास्टिक का जीपर, छोटा सा प्लास्टिक जीपर बैग होना चाहिए जो कि लाइक प्रसाद वगैरह में हम यूज करते हैं, येलो या व्हाइट बैग, वो जीपर बैग होना चाहिए। ड्रॉपर होना चाहिए, इनकेस कि अगर ड्रॉपर नहीं है तो हम सिरिंज 10 ml वाली सिरिंज विदाउट निडल रख सकते हैं। हैवी पेपर कार्ड रख सकते हैं, अगर हैवी पेपर कार्ड नहीं है तो जो ताश वाले पत्ते होते हैं उसका यूज कर सकते हो आप। और एब्जॉर्बेंट मटेरियल हमारे पास जो सोख ले इजिली, वो मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। और ये किट उस हर जगह पे होना चाहिए जहाँ पे भी हम थर्मोमीटर, बीपी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अगर वहां पे टूट जाता है, फैल जाता है, तो आपको उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो सबसे पहले अगर स्पिलेज यानी कि चीजें टूट के फैल गई हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वेंटिलेशन मेंटेन करना है। जो भी खिड़की दरवाजे हैं उसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको पीपीई वेयर करना है। पीपीई पहनने के बाद आप ड्रॉपर से या सिरिंज से आप मरकरी को खींचने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल अगर आपने देखा भी होगा लाइक कि नॉर्मली हाथ से आप पकड़ने की कोशिश करो तो वो भागता है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉपर का यूज कर रहे हैं। और आप उसको कार्डबोर्ड पे या तो 2 कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके आप उसको अगर ज्यादा इकट्ठे गिरा हुआ है तो आप समेट सकते हैं। दूसरा जो आपका जीपर बैग है, समेटने के बाद आपको उसको जीपर बैग यानी प्लास्टिक बैग के अंदर उसको डाल देना है। और डालने के बाद जो भी आपका मैनेजमेंट टीम जो वहाँ पे अथॉरिटी जो है आपको उसको बताना है, उसको हैंड ओवर करना है। वहां से जो भी जाना होगा लाइक जो भी बीपी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया या जो वो आते हैं ना गार्बेज ले जाने वाले, उनको हम उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो लाइक नॉर्मल अगर आपके हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का इस्तेमाल होता है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ना ही वहां पे हम तुरंत क्लोरीन सॉल्यूशन गिरा के उसकी सफाई करना स्टार्ट करोगे या बाथरूम ब्रश का इस्तेमाल करोगे।
ये सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। उसके लिए प्रॉपर आपके पास मर्करी स्पिलेज किट होना चाहिए। आपने देखा होगा कैसा कुछ कोई कॉस्टली नहीं है, ये चीज हमारे पास अवेलेबल ही है, बस आपको इकट्ठा करके अपने उस प्लेस पे रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड स्पिलेज का, कि अगर हमारे अस्पताल के अंदर अगर खून फैल जाता है या होता है ना समटाइम लाइक पीपीएच हो गया है या कोई एक्सीडेंटल केस आ गया है, एपीएच केस है, तो आप उस कंडीशन में आपको क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। अगर स्मॉल स्पिलेज है तो सबसे पहले जो हमारी चीजें पहले हम देख रहे हैं कि हमें कुछ भी करने से पहले अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाने के लिए हमें सबसे पहले पीपीई करना है, पीपीई हमें वेयर करना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर करने चाहिए प्लीज हमें पहले पीपीई को वेयर करना है। उसके बाद आपको एब्जॉर्बेंट मटेरियल आप उसके ऊपर डाल दीजिए, पेपर है तो अगर न्यूज़पेपर ही है आपके पास तो उसको न्यूज़पेपर को आपको उसके ऊपर डालना है। उसके बाद ग्लव हैंड के थ्रू उस न्यूज़पेपर को उठा के आपको येलो बिन के अंदर डालना है। फिर वहां पे 0.5% या 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से गिरा के उसको अच्छी तरीके से पोछा करना है और उस पोछे को आपको डस्टबिन में डाल देना है। यानी कि वैसा पोछा नहीं यूज करना आपको, जो नॉर्मल लाइक गॉस पीस टाइप का अगर कुछ है उससे आपको पोछा करके और उसको आप डस्टबिन में आपको उसको येलो डस्टबिन में फेंक देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे लार्ज स्पिलेज। लार्ज स्पिलेज है तो सेम ही स्टेप हमको इसमें भी फॉलो करना है, लेकिन इसमें भी आपको स्पिलेज एब्जॉर्बेंट मटेरियल डालना है। डालने के बाद आपको उसके ऊपर आपको क्लोरीन सॉल्यूशन 1% या 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन को डालना है। कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए। क्लोरीन सॉल्यूशन डालने के बाद कुछ मिनट्स के बाद आप क्या करेंगे, उस एरिया को अच्छे से उस पेपर जो एब्जॉर्बेंट हमने मटेरियल डाला था उसको उठा के आपको डस्टबिन में डालना है। फिर आप वहां पे नेसेसरी सोप और वाटर से अच्छी तरीके से उसकी सफाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोफाइल एक्सेस, कि अगर इन केस की कोई भी लाइक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस की हमें पहले से ही क्या क्या चीजें प्रिकॉशन लेके रखना है। तो क्या करना है हमें, वॉश द एक्सपोजर साइट एंड सोप एंड वाटर इमीडिएटली। अगर मान लीजिए कि आपके हाथों में निडल प्रिक हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उस एरिया को आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर निडल प्रिक होता है तो आपको वाटर से आपको सोप एंड वाटर से इमीडिएटली आपको उसको वॉश करना है। कोई भी केमिकल उसके ऊपर आपको क्लींजर वगैरह जैसे स्प्रिट वगैरह ये सारी चीजें बिटाडीन वगैरह आपको कुछ भी उसके अप्लाई नहीं करना है, ना ही आपको मिल्किंग करना है। लेकिन हम ऐसे करके सोचते हैं ना ब्लड निकाल दे जितना निकल पा रहा है, ये चीजें आपको नहीं करना है। तुरंत आप क्या करोगे कि आप ये हमें जो भी मैनेजमेंट टीम है उसको आपको इन्फॉर्म करना है। और अगर जो निडल प्रिक हुआ है कौन से पेशेंट का था, पूरा पेशेंट की हिस्ट्री आपको देखना है और आइडियली 72 आवर्स के अंदर आपको ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है कि क्या वो प्रोसीजर उस पेशेंट का HIV टेस्ट करा के आपको देखना है और कि या वो पेशेंट किस टाइप का था, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट था या नॉर्मल लाइक का पेशेंट था। ये चीजें हमें ये मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि मैनेजमेंट पार्ट को ये चीज को कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट आया हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस। तो माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस कैसे करना है आपको, कि जो भी हमारा ओटी है, लेबर रूम है, वहां से क्या करते हैं हम कि मंथली क्या होता है कल्चर टेस्ट होता है, जो कि स्वैब जाता है डोर से, फ्लोर से, स्लैब से, हैंडल से, लाइट से। वो चीजें जो होगी वीकली है आपके यहाँ या मंथली होता है, ये भी हमारा पेशेंट लोड पे डिपेंड करता है कि, और ये आपकी फैसिलिटी का खुद का प्रोटोकॉल्स होगा। कैसा ये नहीं है कि आपको अब 15 दिन पे ही करना है या 10 दिन पे ही करना है, ये आपके पेशेंट लोड के अकॉर्डिंग भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं फ्यूमिगेशन, तो ओटी जो है आपका वीकली होना चाहिए, लेबर रूम जो है हमारा मंथली होना चाहिए। स्वैब कल्चर जो आपका मंथ में एक बार होगा। स्वैब कल्चर के कहाँ से स्वैब लेना है आपको, लाइक डिलीवरी टेबल से, डोर से, हैंडल से, और जो भी प्रोसीजर लाइट है वहां से आपको स्वैब लेके लैब में आपको भेजना है। और इसके लिए आपकी हॉस्पिटल में रजिस्टर भी होना चाहिए, फ्यूमिगेशन रजिस्टर अलग होना चाहिए और कल्चर रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। क्यों लाइक कि एक प्रूफ, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना
अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे यहाँ तो हर हफ्ते ओटी का फ्यूमिगेशन होता है, आप कैसे उसको प्रूव करोगे कि आपके यहाँ हर हफ्ते में वो होता है? सो उसके लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपकी फैसिलिटी एनएबीएच सर्टिफाइड होगी तो ऑलरेडी आपके पास होगा, और अगर आप आगे एनएबीएच के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कोविड इन्फेक्शन का, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अपना हाथ को हर प्रोसीजर से पहले बाद में आपको हाथ धोने पे अपना फोकस बना के रखना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन आपको मेंटेन करना है एंड आपको मास्क पहनना है। ये जो हमारी थोड़ी ये एडिट नहीं किया हुआ है स्लाइड, इसलिए लिखा हुआ देयर इज नो वैक्सीनेशन येट, बट अभी तो हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। सो रिव्यू मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने कलर्स के डस्टबिन होने चाहिए हमारे लैब में, हमारे लाइक हॉस्पिटल के अंदर। फॉर एग्जांपल लेबर रूम में ही कितने टाइप के कितने कलर होने चाहिए? 4 colors मैम, 4 colors। कौन सा? रेड बिन, ब्लू, येलो, यस, white पंचप्रूफ बॉक्स कंटेनर, और ये एक ग्रीन डालेंगे। हाँ जी मैम, सॉरी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए प्लीज। सर प्रूफ कंटेनर में क्या चीज आप डालोगे? मैम शार्प चीजें, जैसे निडल हो गई, ब्लेड्स हो गए और इम्प्लांट हो गए। ओके, थैंक यू। क्लोरीन कैसे बनाएंगे याद? हेलो मैम। हाँ मैम, राखी शॉपिंग हॉस्पिटल से हूँ। हाँ मैम 1 लीटर वाटर में हम 15 ग्राम जो लेंगे थोड़ा सॉल्यूशन लेंगे, और बाद में उसको बनाने के लिए 0.5 जो भी सॉल्यूशन में जो बनेगा उससे उसका 0.5 लेंगे मैम। एक्चुअली हम 0.5% बना रहे हैं। 0.5% बनाने के लिए हम कितना ले रहे हैं? 15 ग्राम 15 ग्राम होता है। हाँ जी, हाँ जी। 15 ग्राम तो जो बनाया हुआ है उसमें थोड़ा सा जो लेंगे पानी, और उस पानी से हम फिर उसको लेंगे लास्ट। थैंक यू सो मच। तो आज का ये है कि हमारी फैसिलिटी के अंदर 4 कलर के बिन होने चाहिए, लाल, पीला, ब्लू, नीला एंड सफेद। यानी कि लाल से ल से लचीला, ल से लाल, प से पीला, प से प्लासेंटा, न से नीला, न से नुकीला, स से सफेद एंड स से सुई। इन चीजों को आपको याद रखनी है ताकि कि जब भी आप सेग्रीगेट करें चीजों को तो गलती आपसे ना हो। देन किस तरीके से आपको होना चाहिए, हर हफ्ते फ्यूमिगेशन होना चाहिए। लाइक ओटी का, लेबर रूम का आप मंथ में एक बार कर सकते हैं, कल्चर आप एक बार कर सकते हैं, मेंटेन करना है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज। लाइक स्टार्टिंग 0 सेशन के बाद हमने कॉम्पेंडियम शेयर किया था इंग्लिश और हिंदी, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड है, लाइक अगर आप करते हैं 131 to 139 के बीच में मिलेगा, 132 में मिलेगा। बायोमेडिकल मैनेजमेंट आपको 134 में मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी सेफ ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज का यही था हमारा सेशन साइंस। आज हमने देखा स्टैंडर्ड नंबर 4 पीवी मैटरनिटी केयर 40 प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। मेरी वॉइस
मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही मैडम। प्रियंका आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है एक्चुअली। एक बार आप फिर से बोलने का ट्राई करो। अभी आ रही है क्या? थोड़ी बेटर है, पहले से बेटर है, बट थोड़ा कट होके आ रही है। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। होगा। हमारा सेशन जो है, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी पूर्णिमा हॉस्पिटल, नॉर्थ हॉस्पिटल, होली चाइल्ड हॉस्पिटल कि आप लोग अपना अपना कोर ग्रुप बना लीजिए। अभी तक आपकी हॉस्पिटल का कोर ग्रुप नहीं बना है। हेलो ओजस्विनी। हाँ प्रियंका, वी कैन हियर यू। या कोर ग्रुप के लिए इनको बोलिए, क्योंकि अगर मेरी आवाज नहीं आ रहा है तो कोर ग्रुप के लिए प्लीज इन सबको बोलिए कि कोर ग्रुप जिन्होंने नहीं बनाया वो बना ले। ठीक है ठीक है। और जिसका भी अभी तक कोर ग्रुप नहीं बना है, आप प्लीज वो कोर ग्रुप बना के, क्योंकि उसमें प्रियंका भी ऐड होंगी, तो आप प्लीज वो कोर ग्रुप बना के प्रियंका को उसमें ऐड कर लीजिए। कुछ है क्या प्रियंका दैट वी नीड टू टेल देम? अब मंडे को बेसलाइन हमने किया है, प्लान किया है। तो हॉस्पिटल्स को कौन कौन से हॉस्पिटल का बेसलाइन होगा वो मैं कल बता दूंगी इन्हें। मंडे से बेसलाइन हमने प्लान किया है। किसी को कोई अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में, या चैट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप पे, ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाल देंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग एक फीडबैक लिंक डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप प्लीज वो लिंक क्लिक करके हर एक सेंटर अपना उसमें फीडबैक दे दीजिएगा। मैम मंडे को किस टाइमिंग पर मैम? मैं कल फैसिलिटी डिसाइड कर लूंगी और टाइम आपसे ही लूंगी मैम। लाइक बेसलाइन के लिए आपका मतलब टाइम आप जिस बेसलाइन टाइम मींस पे आप मैम फ्री मैं होंगे समझे ना उसी टाइम पे हम करेंगे बेसलाइन। मैम समझे नहीं, बेसलाइन मतलब? बेसलाइन का मतलब कि ऑलरेडी मोस्टली फैसिलिटीज ने, मोर देन 10 फैसिलिटीज ने अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया है, तो उसको हम वैलिडेट करेंगे कि जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है या कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसको वैलिडेशन, तो दोनों प्रोसेस को हम बेसलाइन असेसमेंट कहते हैं। सेल्फ असेसमेंट प्लस वैलिडेशन को हम बेसलाइन असेसमेंट कहते हैं। How is the baseline done, Priyanka? How is the procedure done for that? मैम सबसे पहले उसके लिए आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा। ऑलरेडी आपने अगर सेल्फ असेसमेंट कर लिया आपने अपना, तो वो मेरे को पोर्टल पे दिखेगा, मान्यता पोर्टल पे। सो सेम लाइक मैं जस्ट उस स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टाफ से पूछते जाऊंगी वेदर दे नो अबाउट दिस और नॉट, यस और नो आंसर। और जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप का मैम एक क्वेश्चन आंसर होगा वहां उस दिन। इट विल टेक हार्डली 40 to 45 minutes. Okay. आई थिंक मिस्टर प्रमोद भी कुछ पूछना चाह रहे हैं साई दृष्टि हॉस्पिटल से। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, मिस्टर प्रमोद। अनम्यूट करके बोलिए। प्रमोद जी आप अनम्यूट करिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। एक माइक का बटन होगा, उसको ऑन कर लीजिए।
एक रेड कलर का बटन होगा जिसपे अनम्यूट लिखा होगा, वो लीजिए। अदरवाइज आपको जो भी पूछना है, आपका कोर ग्रुप बना हुआ है आपके हॉस्पिटल का, प्लीज मुझे कोर ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट आप मेरे को भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन के लिए। मैम ये सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस मैम समझ ही नहीं आया, कैसे करना है? सेल्फ असेसमेंट जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, ये तो किया ही नहीं हमने अभी तक। हाँ, सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने ग्रुप में पूरा स्टेप मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था। सबसे सेल्फ असेसमेंट फिल करने के लिए आपको पहले मान्यता पोर्टल पे जाना होगा, वहां आपको लॉग इन करना होगा। आप अपना आईडी ऑप्शन थे कि आपका हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं मैम, एमकेडब्ल्यू हॉस्पिटल ऑलरेडी आपका डन है, आप अंदर बात करिए, आपके हॉस्पिटल का हो चुका है। ठीक है, थैंक यू मैम। सेल्फ असेसमेंट इज नॉट अ इंडिविजुअल टास्क, ये ग्रुप टास्क है, इंडिविजुअल टास्क नहीं है, सबको अलग अलग नहीं करना है, ये आपको एक पोर्टल से एक बार में ही होगा। ये थैंक यू सो मच मैम। सो अजिश्विनी क्लोज करें? आई थिंक क्लोज कर सकते हैं। किसी को कोई और क्वेश्चन होगा तो आप कोर ग्रुप में डाल सकते हैं, या हमारा जो दूसरा दिल्ली CSC ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट थर्सडे को सेम टाइम यानी कि 3 बजे होगा। लिंक वगैरह आपको मंडे को या ट्यूसडे में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.